हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 9 है। पिछले लेक्चर में सबसे लास्ट में जो बताया गया था उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है यहाँ पर 3x + 4y + 24 = 0। सबसे लास्ट में क्या बताया गया था, एक जनरल टर्म बताया गया था कि जितने भी अभी तक पढ़े हैं उनसे हमें एक इक्वेशन मिलता है और सबका इक्वेशन ऑलमोस्ट क्या होता है, लगभग ax + by + c = 0 के फॉर्म में होता है। तो उन दोनों से हम लोग क्या निकाले थे, ax + by + c = 0 से m निकालना सीखे थे, x एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना और y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना सीखे थे। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है 3x + 4y + 24 = 0। यहाँ से आपको जो है ना m बताना है। तो सबसे पहले m बताइए कितना होगा m। m के लिए क्या बताया गया था, क्या बताया गया था m के लिए। m के लिए ये बताया गया था कि x का कोफिशिएंट उठा लेना है और y का कोफिशिएंट उठा लेना है, और वही काम यहाँ पर देखेंगे तो क्या भी गया है, 3/4 हो गया। x का कोफिशिएंट 3 दिख रहा है और y का कोफिशिएंट 4 दिख रहा है, तो 3/4 हो गया। माइनस का साइन बोला गया था लगा देने के लिए, हो जाएगा, नहीं तो पूरा प्रोसेस से निकालना है, तो वैसे क्यों निकालना है। ठीक है, तो यो भी समझ गए होंगे। इसी टाइप से एक और है, x एक्सिस इंटरसेप्ट आपको बताना है। तो कितना होगा x एक्सिस इंटरसेप्ट, इस इक्वेशन का x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना होगा। तो आई होप निकाल लिए होंगे। तो जैसा कि मालूम है कि हाँ x एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। तो y को जब 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें देखेंगे y को 0 करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 3x + 24 बचेगा। 24 को राइट साइड में भेज देंगे, 3 से 8 बार में डिवाइड कर देंगे, यानी कि x = -8 आ जाएगा। और सबसे लास्ट में ये वाला है y एक्सिस इंटरसेप्ट, तो इसका कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर x 0 हो जाएगा, यानी कि y = -6 आ जाएगा। अगर x 0 होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये 4 से 6 बार में डिवाइड करेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे। अब तो सब पढ़ लिए हैं जितने भी अभी इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन निकालने के जो भी जो 6 तरीके बताया गया वो सब तो हो गया है। तो मिक्सिंग क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है, यदि ट्रायंगल ABC की जो साइड्स है, जो भुजाएं हैं, वो BC, ठीक है, CA एंड AB। पहले आप इतना को देख लीजिए, क्या बोला है क्वेश्चन में, ABC, ट्रायंगल का नेम है ABC। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है ABC की भुजाएं, है ना, क्या बोला है, BC, CA एंड AB भुजाएं। तो ठीक है, यहाँ पर ABC यहाँ पर दिख रहा है ना, और इसका साइड्स क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये उसमें बोला है ना कि BC और CA और AB, ये तो बोला है ना, हो गया। बाकी इसके बाद क्या बोला है कि मिड पॉइंट क्रमशः, मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु क्या दिया हुआ, 1,3, 5,7, -5,7 है। तब हमें AB जो साइड है ना, कौन सा साइड, AB वाला साइड, उसका इक्वेशन बताना है। यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो ऑप्शन है। ट्रायंगल का नेम जैसे पता है, हाँ ABC है तो ABC। फिर उसके बाद साइड्स का उसमें नेम लिया है कि जो भुजाएं हैं वो AB है, BC है एंड CA है। उसके बाद बोला है, यहीं पर केवल देखिए, उसके बाद बोला है मिड पॉइंट, इन सबका मिड पॉइंट हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो A और B का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -5,7। ये मतलब इसके लिए है, अभी तो अंदर बोला है ना, ये क्या है, किधर है, ये 1,3 है, 5,7 है और ये -5,7 है। तो जैसा इसमें बोला है ना BC CA AB, पहले BC का है, BC का मिड पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1,3। तो B और C कहाँ दिख रहा है, ये वाला है ना, तो 1,3 यहाँ पर इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ये वाला। फिर उसके बाद क्या बोला है, C और A का मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो 5,7 है। C और A कहाँ दिख रहा है, C और A, तो यहाँ पर 5,7 दिए हैं ना, ठीक है। फिर लास्ट में बोला है AB का मिड पॉइंट कितना दिख रहा है, -5,7, तो यहाँ पर -5,7 यहाँ पर है, हो गया। और इनका भी नेम दे दिया गया, ABC, और ये वाला D यहाँ पर लिख दिया गया मिड पॉइंट के लिए, ये E हो गया और ये F हो गया।
अब इसके बाद क्या बोला है, इतना हमें है ना जानकारी देने के बाद, अरे मतलब इतना चीज़ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि ये जो ए बी है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो जरा सोचिए ए बी के इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए। अगर इस ए और बी का हमें इक्वेशन चाहिए तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर। आप तो यहाँ पर देख ही रहे हैं कि इतना दिया हुआ है, ना हमें ए का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ना हमें बी का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ना ही हमें सी का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, किसी का हमें निर्देशांक मालूम नहीं है। बस केवल मिड पॉइंट दिया हुआ है कि ए और बी के मिड पॉइंट मध्य बिंदु ये वाला है, इसका मध्य बिंदु ये वाला है और इसका मिड पॉइंट ये वाला है। बस हम आपसे इतना पूछ रहे हैं कि ए और बी का हमें इक्वेशन निकालना है, हमें निकालना है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ए का जो कोऑर्डिनेट्स लिखा गया है वो x1 है और y1 है, बी का जो कोऑर्डिनेट्स लिखा गया है वो x2 है और y2 है। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स जब तक पता नहीं चलेगा, जरा सोचिए ना कि जब इनका कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा, निर्देशांक पता चल जाएगा, तो ए और बी दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट से एम पता कर लेंगे। जब ये वाला कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा तब ना, ये जो लिखा गया है इसका कोऑर्डिनेट्स पता चलेगा तब ना, दोनों से क्या करेंगे, एम पता कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हाँ 2 पॉइंट्स में मालूम है, उससे एम पता करेंगे और फिर उसके बाद y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन पर रख देंगे तो इक्वेशन निकल जाएगा। तो वो बात की बात है, पहले तो आप इतना समझ रहे हैं कि एम निकाल लेंगे इन दोनों से। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करें, यही तो मेन क्वेश्चन है ना। कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करें, ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का कैसे पता करें। तो मिड पॉइंट्स तो दिया हुआ है ना, ये जो -5 है वो इसके लिए हो जाएगा और ये जो 7 है वो इसके लिए हो जाएगा। क्या लिखा गया है यहाँ पर, सबसे पहले रेखाखंड ए बी से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में -5 लिखा गया और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 7 लिखा गया। जैसा कि अभी बताया गया कि ए और बी का सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, तो हमें जो है ना ए का कोऑर्डिनेट्स पता करना है और बी का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, एक मिड पॉइंट बस दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट का हम जानते हैं ना कि जो मध्य बिंदु होता है उसका पहला ये जो है ये x1 और y1 के लिए हो जाएगा और जो 7 है, मतलब सीधी बात तो आप जानते हैं कि हाँ ये x के लिए होता है, ये y के लिए होता है। तो x1 इसका x1 इसका x2 दोनों को लेकर 2 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू में इसको रख देंगे जैसा कि आप वहाँ पर देखें। चलिए बताते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में -5 -5, 7 दिया हुआ था मिड पॉइंट। क्या समझे कि नहीं, -5, 7 जो है ना मिड पॉइंट दिया हुआ था। किसका मिड पॉइंट, ए बी के बीच जो होता है ना मिड पॉइंट, जैसे ये ट्राइंगल था ना इस टाइप से, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला जो है ना -5, 7 दिया हुआ था। तो -5 ले लिए हम x के लिए और 7 ले लिए y के लिए। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में -5 हो गया, ये जो -5 है। ठीक उसी टाइप से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 7 हो गया। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू में -10 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 14। मल्टीप्लाई करने पर होगा ना। तो जैसे इसका निकाले हैं ना उसी टाइप से BC का भी निकालिए और AC का भी निकालिए, मतलब CA का, उसको पहले ले चल रहे हैं बिरो की। ये जो है ना फर्स्ट हो जाएगा, इसको अभी सेकंड नहीं बोलते हैं, पहले इधर x वाला जो आएगा उसको हम देखेंगे पहले। अभी सुनिए, जैसे A और B से निकाले हैं ना, -5 x के लिए ले लिए हैं और 7 जो है ना y के लिए ले लिए हैं। तो ठीक उसी टाइप से आप B और C के लिए निकालिए, है ना, BC रेखाखंड के लिए जैसे वहाँ पर निकाले हैं उसी टाइप से तो निकालना है। और ये तो कितने क्वेश्चन में आप यूज कर लिए हैं। C और A है, इसका भी निकालिए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। 2 मिनट निकालिए।
तो आई होप निकाल लिए होंगे। चलिए देखते हैं ये सब हम क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं ना, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कर रहे हैं, पर उसमें इसका देखते हैं यूज आता है कि नहीं। पर सीधी बात ये है कि हमें जो है ना ए और बी का इक्वेशन निकालना है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर बोला है ना फाइंड देन इक्वेशन ऑफ साइड, किसका बोला है, ए बी का। तो ए और बी का हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए ना, निर्देशांक ए का निर्देशांक और बी का कोऑर्डिनेट्स इन दोनों का पता होगा, तभी तो ऐसा जो बताया गया था उसके जैसा यूज किया जा सकता है कि एक रेखा पर अगर 2 पॉइंट्स है तो उससे एम पता किया जा सकता है, और जब एम पता कर लेंगे तो उसके बाद उसमें रखने के बाद इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए पता कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स सब पता कैसे करेंगे, तो वही तो यहाँ पर क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करें। तो मिड पॉइंट बस हमें दिया हुआ था, तो मिड पॉइंट से पता कर रहे हैं। पता है कि मिड पॉइंट का ये -5 है वो x का है, और ये वाला जो है ना 7y का है। तो y को उम्मीद करते हैं यही आया होगा। रेखाखंड BC से क्या आया है, x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 1। यहाँ पर b और c आप देख पा रहे हैं, b और c का जो कोऑर्डिनेट्स है जो मिड पॉइंट है वो 1,3 है, और इसमें क्या क्या आया है x2, y2 और x3, y3, यानी कि x2 और x3 है ना, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, और y2 y3 ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मिड पॉइंट याद रखिए 1,3। तो यहाँ पर वही तो लिखे हैं x2 + x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 1। जैसे 1,3 मिड पॉइंट क्या है 1,3 है, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर होगा। y2 + y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या है x2 + x3 इज इक्वल टू 2 में 1 से करेंगे तो 2, और यहाँ पर y2 + y3 इज इक्वल टू 6। सुनिए, निकाल लिया है फिर भी सुनिए, फिर इसके अगला निकालेंगे, तो उसके लिए मिड पॉइंट पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर c ऊपर दिख रहा है, a नीचे दिख रहा है, तो c x3, y3 और a x1, y1। मिड पॉइंट क्या दिख रहा है 5,7। तो ये देखिए रेखाखंड CA से x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, और एक 7 था, तो 5 इसके लिए हो गया, 7 इसके लिए हो गया। किसके लिए 7 हो गया, कहाँ गया, ये है y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 7, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से इन सबको एक एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अभी समझिएगा, केवल कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कर रहे हैं। 1, ये 2 हो जाएगा, ये जो है ना 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आप चाहें ना तो आप यूज कर बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी सुनिए। अभी टोटल हमारे पास 6 इक्वेशन मालूम है। आपको पता क्या करना है, ये पहले पता होना चाहिए। क्या पता करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स पता करना है। कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या दिया गया है वहाँ पर, x1, यही ना है वहाँ पर, बता दें x1, y1 है ना। मतलब हमारा ये है कि x1, x2, x3, मतलब x वाला को एक साथ ले रहे हैं। मतलब कोऑर्डिनेट्स तो पता करना है ना, दोनों को निकालेंगे, x और y दोनों का निकालेंगे, पर क्यों ना अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन भी अलग अलग, सुन रहे हैं ना, इक्वेशन भी अलग अलग कर दिए हैं। x का इक्वेशन अलग है और y का इक्वेशन राइट साइड होगा, अभी तो दिखाए थे ना। देखिए, तो अभी तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि हाँ x1 + x2 इज इक्वल टू -10, फिर इसी टाइप से राइट साइड में y का है, तो दोनों का अलग अलग कर दिए हैं, तो क्यों ना अलग अलग निकाल लेंगे, बाद में कोऑर्डिनेट्स एक साथ रख लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहे थे कि हमें जो है ना x1 का कोऑर्डिनेट है ना, x1, x2, x3 इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स, और y1, y2, y3 इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स पता करना है। अगर ऐसे नहीं मानना चाहते हैं, करें नहीं हमें ऐसे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ऐसे बोल दे रहे हैं कि हाँ हमें x1 और y1 का पता करना है, x2 और y2 का पता करना है, और x3 और y3 का पता करना है। हो गया ना, हो गया ना, समझ गए ना इस बात को। हाँ, तो ठीक है, इस इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले लेफ्ट साइड इधर वाला देखिएगा, राइट साइड को बाद में देखेंगे, है ना। पहले x वाला को देख लेते हैं। x वाला में ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है x1 + x2 इज इक्वल टू -10, और ये सेकंड इक्वेशन दिख रहा है x2 + x3 इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, 1 और 2 लिखे हैं ना, 1 और 2, तो क्या लिखे हैं, 1 के प्लेस पर आप ऊपर नहीं देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं ना, तो यहाँ पर देखिए कि
इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखे हैं x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू -10। बता भी दें, चलिए बता देते हैं यहाँ पर x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू -10, x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू -10। दोनों तो बोल रहे हैं ना, दोनों तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा, ऊपर से भी बोल रहे हैं यहाँ से भी। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन कितना है तो उसको भी यहाँ पर देखिए। सेकंड इक्वेशन जो है ना y2 प्लस सॉरी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से हमें, यहाँ से ये वाला हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, सॉरी ये तो हो ही जूम कर दिए हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि माइनस में 12 हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बचेगा कौन, x1 यहाँ पर है, ऊपर है, नीचे x1 नहीं दिख रहा है, x2 है, यहाँ पर x2 है, x1 और x3 बचा है, तो x1 यहाँ पर लिखा गया और माइनस में x3 है, तो माइनस में x3 यहाँ पर हुआ। ठीक है, एज इक्वल टू में -12। ये समझ में आ गया ना, क्या इसमें प्रॉब्लम है बताइएगा। हमेशा उसी टाइम नहीं अपने अंदर कन्फ्यूजन लाइए, वो ठीक है, कन्फ्यूजन आ गया तो आ गया। एक बात कर रहे हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर आ रहा है तो अभी रुकिए, बाद में तो बताया ही जाएगा ना, कहते हैं कि हाँ बाद में क्लियर किया जाएगा। अगर यहाँ पर है तो इसको भी छोड़िए, फिर उसी टाइप से अगला भी देखते हैं। हाँ, तो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -12 आया। अब इसमें हम क्या कर दिए, ध्यान से सुनिएगा। अब ये वाला जो इक्वेशन आया ना, ये वाला इक्वेशन, ये वाला आप देखिए, इसमें हम थर्ड का रख दिया। थर्ड कितना है, थर्ड वाला जो है ना, देखिए सर, देखिए फर्स्ट और सेकंड का यूज करके क्या है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला है हमें, अरे यही ना फर्स्ट और सेकंड लिखे हैं, जिससे हमें x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -12 मिला है। अब हमारे पास क्या है, तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 10 है, तो इसको यहाँ पर रख दिए। समीकरण 3 लिखे हैं, आप समझ लीजिएगा कि इसमें रखे हैं, समीकरण 3 इसमें रखे हैं, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -12, तो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -12, और समीकरण 3 लिखे हैं, मतलब समीकरण 3 यहाँ पर लिखे हैं। इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पर भी देखिए x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 है, इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो 10 में से 2, सॉरी इधर नहीं, पहले देख लीजिए, 12 में से 10 जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और ये वाला तो गुड बाय हो जाएगा, वो सॉरी मतलब ये वाला जो है ना कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x1 है, x1 2x1 हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड इज इक्वल टू में क्या है, 12 में से 10 जाएगा तो -2 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए सर आपको याद होना चाहिए कि तीनों में क्या था, तीनों में यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर a था, यहाँ पर b था, यहाँ पर b था, यहाँ पर c था, तीनों में क्या था, क्या ये देख पा रहे हैं ना, x1 x2 x3 पता करना है और y1 y2 y3 पता करना है, यही तो कोऑर्डिनेट्स है ना। अरे यहाँ पर 3 हम लिख दे रहे हैं, बाद में फिर से एक साथ कर लेंगे, इस x1 को और y1 को दोनों को एक साथ कर लेंगे, निकालने के बाद x2 को y2 को एक साथ कर लेंगे। इसको समझिए, ये वाला निकलवाएंगे राइट साइड वाला, इसको समझिए कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिला, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए यहाँ पर, तो हमें जो है ना x1 माइनस x3 इज इक्वल टू -12 मिला। अब फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके ये वाला मिल गया, तो जो आया है ना इसमें तीसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन है, इस तीसरा इक्वेशन यहाँ पर रख दिए। अब इस तीसरा इक्वेशन रखने के बाद क्या हो गया कि 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट किए तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, और बचेगा कौन यहाँ पर, एक सॉरी ये वाला तो खत्म हो जाएगा, x1 और x1 यहाँ पर 2x1 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आया यहाँ से x1 का वैल्यू, x1 इज इक्वल टू -1 आया, x1 इज इक्वल टू -1 आया ना। तो जब x1 इज इक्वल टू -1 आया, सुनिएगा ध्यान से, x1 इज इक्वल टू -1 आ गया ना, हमें क्या क्या पता करना था, सुनिए, हमें जो है ना x1 पता करना था। देखिए सर अभी y को हम नहीं ले रहे हैं, y को इधर निकाल लेंगे, ठीक है, और आप इधर नहीं देखिएगा, x1 इधर देखिए, इधर हमें जो है ना x1 पता करना था, x2 पता करना था और x3 पता करना था, केवल इस x से, x वाले इक्वेशन से, ठीक है, x1 x2 x3 पता करना था। तो x1 मिल गया हमें, x1 मिल गया, x1 इज इक्वल टू -1। क्या हमें x2 कैसे मिलेगा, तो x2 इधर देखना होगा आपको कि किस में रख दें, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, और इसमें भी क्या दिख रहा है क्या, और ये वाला जो है वो तो यही है, मतलब इसमें से आप
किसी में रख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मिलना चाहिए। ठीक है, आपको पता क्या है, सुनिए, आपको पता क्या है, आपको x1 का वैल्यू पता है और आपको निकालना क्या है, x2 और x3 निकालना है, x2 निकालना है, x3 निकालना है। तो ऐसा इक्वेशन देखिए ना जिसमें x1 दिख रहा है, x1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और x2 का वैल्यू आ जाएगा, राइट साइड में माइनस में 10 है तो x1 का वैल्यू राइट साइड में भेजेंगे तो आ जाएगा ना। तो अब यहाँ सुनिए, सॉरी यहाँ देखिए, x1 इज इक्वल टू -1 आया है, x1 इज इक्वल टू -1 आया है, तो x1 के प्लेस पर -1 रखिए, -1 को राइट साइड भेज दीजिए, -1 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस चले, सॉरी माइनस में 10 + 1 हो जाएगा ना, माइनस में 10 + 1 जो कि माइनस में 9 आ जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, आप खुद रखकर चेक करिए ना, इसमें x1 के प्लेस पर -1 रखना है, यहाँ पर -1 दिख रहा है ना, ये तो आ गया है पहले ही, तो -1, इस -1 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिख दिया है -10 + 1, यहाँ से -9 ही ना आएगा तो -9। इस टाइप से x3 भी निकाल लिए हैं, देखे हैं कि कौन से ऐसे इक्वेशन है जिसमें x3, अब देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें x1 और x2 दोनों मालूम चल गया है। तो x2 का वैल्यू अभी कितना है, यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू -9 आया है, तो x2 के प्लेस पर अगर -9 रखते हैं, यहाँ पर -9, तो -9 को राइट साइड भेजेंगे, चलिए इसको लिख देते हैं, राइट साइड में 2 है, यहाँ देखिए राइट साइड में 2 है पहले से, और x2 के प्लेस पर अगर -9 रखते हैं, यहाँ पर -9 ही आया है, यहाँ देखिए -9 रखते हैं, इसको राइट साइड भेजेंगे +9 हो जाएगा, तो 9 और 2 कितना होगा, 11, तो 11 आ गया ना, यहाँ पर x3 का वैल्यू 11 आ गया ना, बचेगा यहाँ पर x3 ना बचेगा, तो 11 आ गया। अब आप इसमें भी रखेंगे तो आपको मिल जाएगा, x1 के प्लेस पर कितना रखना है, देखिए यहाँ पर x1 इज इक्वल टू -1 है, x1 के प्लेस पर अगर -1 रखेंगे तो -1 को राइट साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, -12 तो पहले से है, -12, इधर से -1 को राइट साइड भेजेंगे तो +1 यानी कि ये वाला हो जाएगा, -12 + 1, देख पा रहे हैं ना, -12 + 1 जो कि ये भी 11 ही आएगा, तो यहाँ पर x3 का वैल्यू 11 आ गया। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो परेशान नहीं हो, बाद में बताइएगा। इस टाइप से x1 x2 x3 का वैल्यू पता चल गया हमें, x1 x2 x3 का वैल्यू, ठीक है। इसको अब आप निकाल कर बताइए, ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे, हमें तो एक्सप्लेन करना रहता है, आप बनाइए, ओनली 2 मिनट में सॉल्व करना है। ये सब तो आपके लिए क्या है, क्या आप देख पा रहे हैं ना, एक इक्वेशन ये वाला है, सुनिए पहले, ये देख रहे हैं ना, ये आपका पहला इक्वेशन इसको मानिए, और ये दूसरा इक्वेशन, और ये रहा तीसरा इक्वेशन, देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए, ये तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन नीचे दिया गया था, पहले सुन लीजिए ना, तीसरा इक्वेशन नीचे दिया गया था जो कि वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इस पर लिख कर दिए हैं, ठीक है। चलिए तीनों से जल्दी निकाल कर बताइए, क्या निकालना है आपको, ठीक है। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। इन दोनों का यूज करके यहाँ पर y1 + y2 इज इक्वल टू 14 है, और यहाँ पर y2 + y3 इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y1 + y2 इज इक्वल टू 14 और y2 + y3 इज इक्वल टू 6 है। इन दोनों का यूज करते हुए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से, ये ऊपर y1 दिख रहा है, नीचे सॉरी y2 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर है। पहले तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, y2 खत्म, y1 यहाँ पर y3 दिख रहा है,
y1 यहाँ पर है, y3 यहाँ पर है, y1 के आगे प्लस है, y3 के आगे माइनस है, यानी कि y1 माइनस y3। क्लियर हुआ ना? 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये सब क्या है? इक्वेशन 6 से, मतलब यहाँ पे तो 6 ही बोलना करेगा, सॉरी बोलना होगा, इसके जैसा तो 3 नहीं, क्योंकि उधर तो नेम है ना। अब थर्ड वाले में क्या करेंगे, ये जो थर्ड, सॉरी थर्ड मतलब ये वाला जो 6 वाला है, सबसे लास्ट वाला है, उसमें रख देंगे आप ये जो आया है y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 8, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें जो है ना इसको रख देंगे, कितना लिखा हुआ है, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 14, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 14। कौन कौन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, y1 और y1, ये दोनों नहीं खत्म होगा, यहाँ पर y3 और y3 दिख रहा है प्लस माइनस में, ये खत्म हो जाएगा, और y1 टू y1 हो जाएगा इज इक्वल टू में 22। यहाँ से y1 y2 y3, आइयो ये निकाल लिए होंगे तो रहने देते हैं ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पता चल गया, x1 का कोऑर्डिनेट्स पता, सॉरी x1 और y1, यानी कि ये किसका था कोऑर्डिनेट्स, a का कोऑर्डिनेट्स था, याद है, a का कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 था, और b का कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 था, और c का कोऑर्डिनेट्स x3 और y3 था। तो तीनों के प्लेस पर रख देते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं ना, c का जो आया, c का कोऑर्डिनेट्स याद है ना, x3 और y3 था, तो बस उसमें से देखकर यहाँ पर रख दिए, और क्या किया, a के प्लेस पर रख दिए और b के प्लेस पर रख दिए। बाकी जो मिड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, मिड पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसका कोई काम नहीं, इस मिड पॉइंट का अब कोई काम नहीं है। ये जो मिड पॉइंट था केवल हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए दिया गया था। आप चाहें ना तो चेक भी कर सकते हैं, आप तो जानते हैं ना कैसे चेक किया जाता है, कि हम यहाँ पर -1 दिख रहा है, यहाँ पर -9 दिख रहा है, तो सॉरी ऐसे नहीं ना होगा, इसी टाइप से ना, बताइए, माइनस में 5 आ जाएगा ना, x से हमें माइनस में 5 आया ना, -1 और -9 उठा लिए, -1 और -9 उठा लिए, और इससे हमें -5 मिल गया, जो कि यहाँ पर आप खुद देख पा रहे हैं। और यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 3, तो 11 और 3 कितना होता है 14, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 तो यहाँ पर है ही। खैर एनीवेज ये दूसरी बात है, इसमें नहीं लगाइए। अब जो है ना आपको क्या करना है, किसका, इसमें किसका इक्वेशन आपको निकालना है, अब तो किसी का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब क्या है, अब तो आप ए बी का भी निकाल सकते हैं, बी सी का भी निकाल सकते हैं, सी ए का भी निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हमें केवल ए बी वाले साइड्स का आपको इक्वेशन निकाल कर बताना है। तो बताइए, यहाँ पर ए पॉइंट सबको दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, एक रेखा पर जब 2 पॉइंट्स है तो कैसे निकालेंगे, निकाल कर बताइए जल्दी। तो आई होप निकाल लिए होंगे। क्या करना था आपको तो पता ही है ना, इसको थोड़ा देख लीजिए। अब इसमें क्या बताना जरूरी है, टाइम ऐसे चला जाएगा ना। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, दोनों का यूज करते हुए हम यहाँ एम निकाल लिया गया है, एम ए बी लिखा गया है क्योंकि ए और बी का निकाल रहे हैं। तो एम ए बी जो है ना 1 आया है, ठीक है। और उसके बाद y माइनस y1, मतलब उसके बाद किसी एक पॉइंट को या तो ए को उठाकर और ए और एम को उठाकर यहाँ पर निकाल लीजिए, नहीं तो बी और एम को उठाकर यहाँ पर निकाल लीजिए। किसी एक पॉइंट का यूज करते हुए निकाल लेना है।
तो किसी एक पॉइंट का यूज करते हुए यहाँ पर लिखा गया है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ए बी एंड ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। बाकी तो यहाँ पर पुट किया गया, आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया है ना, तो हो गया। आगे देखिए अब अगली जो चीज़ है वो है कि जनरल रूप से, है ना, क्या व्यापक रूप से जो अभिलंब रूप में परिवर्तन क्या कर सकते हैं। जो अभी अभिलंब वाला जो परपेंडिकुलर वाला फॉर्म अभी पढ़े हैं ना, बता दें। ये देखिए यही तो परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर वाला फॉर्म है ना, नॉर्मल वाला फॉर्म। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन था जनरल टर्म में बताया गया था ना, उसको भी बता दे रहे हैं। पता नहीं मुंह से बोलते हैं तो समझ में आता भी है या नहीं। ये देखिए यही वो था जो कि सबसे लास्ट में बताया गया था कि जनरल टर्म से कैसे हम पता करेंगे। सबसे पहले जनरल टर्म से जाने थे कि कोई भी इक्वेशन जो होता है ना, अभी वाला इसमें जो पढ़े हैं कि कोई भी इक्वेशन इसमें x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, जब ये हम समझ गए कि हाँ इसी फॉर्म में होता है, तो इसके बाद क्या निकालना सीखें। इसके बाद हम लोग एम निकालना सीखें कि एम को क्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो आप सीखे थे। उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना सीखे थे और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना सीखे थे। ये तीन चीजें हम लोग निकालना सीखे थे जनरल टर्म से। क्या आप इस बात से सहमत है ना? ठीक है ना? ठीक इसी टाइप से जो नॉर्मल वाला हम लोग पढ़े थे, नॉर्मल फॉर्म अभिलंब रूप, इसमें हमें क्या क्या पता होता है। परपेंडिकुलर का लेंथ पता होता है, परपेंडिकुलर का लेंथ, इसका जो लंबाई है ना ये पता होता है, और इस अल्फा का वैल्यू पता होता है। तो यहाँ पर सुनिए कि इसी से ना इक्वेशन निकालते हैं। ये जो लिखा गया है ना बॉक्स में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी, इसी से ना इक्वेशन निकालते हैं। इसका इक्वेशन का बात कर रहे हैं, बताइए, इसी से ना इक्वेशन इसका निकालते हैं। तो बस हम ये कर रहे हैं कि अगर हमें इक्वेशन दे दिया जाए, सुनिए, अगर हमें इक्वेशन दे दिया जाए तो क्या डायरेक्ट हम cos अल्फा का वैल्यू बता सकते हैं, sin अल्फा का वैल्यू बता सकते हैं, और p का वैल्यू क्या बता सकते हैं। ये देख पा रहे हैं ना? अच्छे से समझेंगे, अभी रुकिए। पहले आप पहले तो समझिए ना कि क्या यहाँ पर किया जा रहा है, तब ना कि अगर हमें इक्वेशन मालूम है तो cos अल्फा कैसे पता चलेगा, sin अल्फा कैसे पता चलेगा, और p कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप बात को समझे ना। जैसे m निकालना सीखे थे ना डायरेक्ट कि अब क्या करेंगे। अब अगर हम कहेंगे बताइए इसका m क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, a बाई बी कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। मतलब x के गुणांक a और b के गुणांक b, उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। सुनिए, और x एक्सिस इंटरसेप्ट अगर निकालने के लिए कहा जाए तो y को आप 0 कर देंगे, और y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना चाहें तो x को आपको 0 करना पड़ेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है। क्या हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, जनरल टर्म में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी चीज को तो सीखेंगे अभी। ये जो अभिलंब रूप होता है इसमें cos अल्फा होता है ना, अरे इसी के तो इक्वेशन अभी तो बताए हैं ना कि उसमें जो cos अल्फा था, sin अल्फा था और p था, इन तीनों को कैसे निकाल सकते हैं यहाँ समझते हैं पहले, फिर वहाँ पर जो लिखा गया उसको समझ लेंगे। आपको ये पता है ना कि इसको नहीं, पहले इसको देखिए कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू जो p लिखा गया है, ये उसी का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? उसी अभिलंब रूप का इक्वेशन है। अभिलंब रूप नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, यही ना है। तो इसमें क्या होता है आपको बताया गया था ना, इसमें p जो है ना वो पॉजिटिव होता है, p का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बात को सुनिए, क्यों नहीं हो सकता। रीजन ये है कि जो लेंथ होगा ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। सपोज करिए कि ये जो है ना परपेंडिकुलर है, ये जो है ना लंब है। अब इस लंब का डिस्टेंस क्या होगा, क्या नेगेटिव में जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता है। तो इसका जो लेंथ होगा ना वो p, सॉरी मतलब वहाँ पर p बताया गया था, तो p जो है ना वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब जो भी होगा यहाँ पर लेंथ वो पॉजिटिव में होगा। उम्मीद करते हैं कि उस दिन भी बताए थे और आज भी क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे हैं कि cos अल्फा, ध्यान से सुनिएगा, cos अल्फा लिखे हैं, यहाँ पर sin अल्फा लिखे हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच होता है, तो यहाँ पर v बाई एच लिखे हैं। यहाँ पर देखिए sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई एच, तो p बाई एच लिखे हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ये तो पता है आपको। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर b के प्लेस पर हम a लिख रहे हैं और अगर इस p के प्लेस पर b लिख रहे हैं तो h का वैल्यू आपको बताना है। फिर से सुनिए, इस b का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर देखिए ना,
b इज इक्वल टू, अगर हम a लेते हैं और p के प्लेस पर अगर हम b लेते हैं तो आपको h बताना है। सिंपल सा तो हो गया ना कि b हमें a पता है और p जो है ना वो b पता है। अब यहाँ से आपको h बताना है, तो h बताना है तो इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें बताइए। p के प्लेस पर क्या करेंगे, a का स्क्वायर कर देंगे। b के प्लेस पर क्या करेंगे, सॉरी माफ करिए, सॉरी p यहाँ पर दिख रहा है ना, p के प्लेस पर तो a वाला है, सॉरी ये जो है ना p कितना दिख रहा है, p इज इक्वल टू b है, मतलब b का स्क्वायर। और यहाँ पर आपको b दिख रहा है तो b कितना है, a है, यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ गए ना, ये से तो एच निकालते हैं ना, तो वही बात कर रहे हैं कि बस अभी खुद से ये लिया गया है, कुछ और समझाना चाहते हैं, बस इसमें लिए हैं, इससे आपको कुछ समझाना था कि अगर b जो है ना वो a है और p जो है ना अगर b है, जिसको यहाँ पर लिख दिया है कि p इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू a। अगर ये दोनों हमें मालूम है तो h क्या होगा, h क्या होगा बताइए, h क्या होगा, दोनों में तो h है ना, यानी कि h क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो p के प्लेस पर इसमें से रख देंगे और b के प्लेस पर इसमें से रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये जो रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको ए स्क्वायर को इधर कर लेंगे, बी स्क्वायर को इधर कर लेंगे, इसमें क्या है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये ए स्क्वायर है, याद रखिएगा ये ए स्क्वायर है, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, ये सब तो बताने वाला बात था। अब मेन तो हमारा ये क्वेश्चन है ना कि एक्स कॉस अल्फा कैसे पता करें, वाई साइन अल्फा कैसे पता करें और पी कैसे पता करें, अगर हमें कोई इक्वेशन दिया गया है तो। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है ना इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन से आपको डायरेक्ट बताना है कि एक्स कॉस अल्फा क्या होगा, वाई साइन अल्फा क्या होगा और पी कितना होगा। तो अभी तो डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ऐसा सोचा जाएगा है ना, जैसे आपको याद होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब हमें m निकालना था सबसे पहले, सुन रहे हैं ना, सबसे पहले जब हमें मालूम नहीं था कि m क्या होता है, अब तो मालूम चल गया है ना कि m जो है ना वो x का कोफिशिएंट होता है और y का कोफिशिएंट होता है, और माइनस का साइन लगा देंगे। पर जब मालूम नहीं था तो क्या करते थे, इससे कंपेयर करते थे, जो इक्वेशन था ना उसको इससे कंपेयर करते थे, जो इक्वेशन में x लिखा रहता था उसको राइट साइड में भेजते थे, जो कांस्टेंट था इसको भी राइट साइड में भेजते थे, है ना। यहाँ पर c लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, y को लेफ्ट साइड रखना है और x और c को राइट साइड भेज देना है। तो जो इक्वेशन है अगर m निकालना रहता, अभी नहीं मतलब पहले जब नहीं जानते थे तो क्या, x को राइट साइड में भेजना है और ये जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड में भेजना है ना, और 2 को भी भेजना होता। खैर ये दूसरी बात है, ठीक है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि इससे आप कंपेयर करते है ना, तो ठीक उसी टाइप से अभी जब इसका निकालना है, ये वाले ये तीनों अगर निकालना है, एक्स कॉस अल्फा, वाई साइन अल्फा और पी, इससे निकालना है, तो ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि क्या करते हैं इसमें पी, ये जो पी दिख रहा है ना, क्या करते हैं ये जो 1 है ना इसको राइट साइड में भेज दे रहे हैं। तो जब इसको राइट साइड में 1 को भेज दिए ना तो -1 हो गया। अब देख रहे हैं कि सब एक ही जैसा दिख रहा है, एक्स कॉस अल्फा 3x दिख रहा है, वाई साइन अल्फा यहाँ पर 2y दिख रहा है, यहाँ पर p दिख रहा है, यहाँ पर -1, मतलब अब लिख दे ना, ठीक है। तो कितना दिख रहा है, अगर इसे हम कंपेयर कर रहे हैं तो p के प्लेस पे इसमें कितना दिख रहा है, -1, ठीक है। बाकी और क्या दिख रहा है, एक्स कॉस अल्फा, मतलब कॉस अल्फा, एक्स तो मिल गया ना, यानी कि कॉस अल्फा कितना आ गया 3, ठीक है। और यहाँ पर y दिख रहा है, यहाँ पर भी y दिख रहा है, ठीक है। मतलब साइन अल्फा कितना आ गया 2, वो भी ठीक है। क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं होगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि p का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पर यहाँ पर p का वैल्यू नेगेटिव आ गया। याद है ना p क्या बताया गया था, एक लेंथ होता है, परपेंडिकुलर का लेंथ होता है, लंब की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पर खुद यहाँ पर लिखा गया है ना। यहाँ पर क्या, वहाँ पर भी बताया गया था जहाँ नॉर्मल फॉर्म बताया गया था कि पॉजिटिव में होता है, और परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ पर नेगेटिव में आ गया, जो कि कभी सही हो ही नहीं सकता है, ये गलत है, ऐसे नहीं बताया जा सकता। आप खुद देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है,
फिर इसके आगे क्या प्रॉब्लम आया है, ठीक है, पी का वैल्यू तो देख लिए। जब कॉस अल्फा का वैल्यू देखे हैं तो कितना आया है, 3 आया है। पर हमें क्या पता है कि जो कॉस और साइन दोनों को देख लेते हैं। कॉस का वैल्यू जो है ना वो 3 आया है और साइन अल्फा का वैल्यू 2 आया है। तो आपको पता है ना कि कॉस और साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। बता देते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, लिखा नहीं गया, साइन अल्फा बिलोंग्स टू, ये बातें जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में ही पता चल गया होगा, इसके ग्राफ ही बता देते हैं कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। क्या आप इस बात को समझ गए ना, समझे ना कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। पहली बात कि पी तो पूरा यहाँ पर गलत दिख रहा है, पी यानी कि लेंथ कैसे कभी नेगेटिव हो सकता है, ये तो दिख रहा है, ये तो आंखों से यहाँ पर दिख रहा है ना। हाँ, ये भी तो दिख ही रहा है कि हाँ कॉस का वैल्यू यहाँ पर 3, सॉरी कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 3 दिख रहा है, साइन अल्फा का वैल्यू 2 दिख रहा है। जबकि हमें पता है कि कॉस और साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, किसके किसके बीच में होता है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में ही होता है, या फिर दोनों को इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। सुनिए पहले बात को, अगर आपसे बोला जाएगा कि एक इक्वेशन है और ये सब आपको बताना है, तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि राइट साइड में 1 को भेज दिए और कंपेयर करके यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं करना है। जानते हैं क्यों? तो अभी तो आपके सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ नहीं समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ तो क्या करेंगे कि ये वाला निकाल पाएंगे, क्योंकि नेम ही, टॉपिक का तो नेम ही था ना कि जनरल टर्म से हमें अभिलंब रूप में कैसे जाएं, है ना। तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू जो p दिया है, सबसे पहले उसको छोड़िए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राइट साइड में -1 भेजे हैं ना, ठीक है, यहाँ देखिएगा ये वाला नहीं ना, उस टाइम से ये वाला नहीं ना देख रहे थे। हाँ, यहाँ पर जो -1 आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको इसको प्लस में करना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही लेंथ का काम तो यही करेगा, पर इसको सबसे पहले प्लस बनाइए। जानते हैं क्यों? वो तो यहीं पर ना पता है कि p का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही रहेगा। तो सबसे पहले ये जो -1 है इसको प्लस में बनाइए, फिर आपको एक एक करके पता चलेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? अगर यहाँ पर कंपेयर भी किए हैं, कंपेयर करके लिखे हैं, तो क्या प्रॉब्लम आया है कि नेगेटिव में आ जा रहा है। तो सबसे पहले उसको ही क्यों नहीं खत्म करें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, -1 को पहले खत्म कर रहे हैं। p इज इक्वल टू -1 लिखे हैं ना, तो सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम खड़ा किया है ना, तो इसको पहले प्लस में करते हैं, क्योंकि p का वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो इसलिए इसको सबसे पहले माइनस से पहले मल्टीप्लाई करके करते हैं इसको प्लस में। तो माइनस से तो करना पड़ेगा सब में, तो माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। अब आगे क्या करना है, आगे अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो -3 है ना, ये p का काम ये b का काम कर रहा है, और -2 जो है ना वो p का काम कर रहा है। यही चीज़ आपको ऊपर बताया गया था। अगर अभी नहीं क्लियर हो रहा है तो अगले स्टेप में उम्मीद करते हैं कि शायद क्लियर हो जाए। अभी हमारा बात मान लीजिए अभी कुछ देर के लिए कि ये जो है ना p है, सॉरी ये जो है ना अगर b है, सुनिएगा, अगर वो ये b इज इक्वल टू अगर -3 है, अगर इसको हम b कर रहे हैं तो ये -3 है, और ये जो p है, क्या आप कुछ देर के लिए मानेंगे ये बात कि ये जो है ना b है जो इसको -3 बोल दिए, ये जो है ना p है इसको -2 बोल दिए। ठीक है, ये जो है ना b है जिसको -3 बोल दिया, और ये जो है ना ये p है जो -2 दिख रहा है, तो p इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से आप h बता दीजिए, बताइए कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी या फिर सीधा ही बोल दे रहे हैं, -2 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर। क्या यहाँ पर लिखना जरूरी है? आप समझ गए ना कि हाँ इन दोनों का स्क्वायर होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि पूरे इक्वेशन जो भी यहाँ पर समीकरण है ना, बोथ साइड यहाँ पर क्या करना है, ये जो h है ना इससे डिवाइड कर देना है। अगर हम इसको p कह रहे हैं और इसको b कह रहे हैं, या फिर माफ़ करिए इसको b कह रहे हैं और इसको p कह रहे हैं, तो फिर h क्या निकलेगा इन दोनों से, रूट है ना, रूट -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अभी तो यहाँ पर देखे ना, -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर h। फिर अगले वाला में क्या हो जाएगा, माइनस में 2y है तो माइनस
2y, यहाँ पर भी डिवाइड करना होगा क्योंकि इसके नीचे भी h होता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? या तो ऐसे समझ लीजिए कि हाँ पूरे इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर दिए हैं, इसको b और इसको p मानकर क्या किए हैं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। अब इसको देखेंगे ना तो सेम टू सेम इस रूप में आ गया। यहाँ पर देखिए पहली बात कि अगर इससे समझना चाहते हैं ना कि x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, तो यहाँ पर क्या है, x दिख रहा है ना, cos अल्फा -3 है ना, -3 दिख रहा है ना, और ये -2 साइन अल्फा के प्लेस पर है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से अगर समझना चाहते हैं ना तो कुछ देर के लिए तो कहे हैं ना कि इसको जो है ना -3 मान लीजिए और इसको जो है ना -2 मान लीजिए, मतलब b और p, और जब इसको मान लिए तो ऐसे आ गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे ना तो जैसा अभी बोले हैं ना कि ये जो है ना cos के प्लेस पर है, ये साइन के प्लेस पर है। देखिए ना, कंपेयर करेंगे तो अभी तो कुछ देर पहले कंपेयर करके ये सब लिखे थे ना कि हाँ cos के प्लेस पर ये दिख रहा है और साइन के प्लेस पर ये वाला दिख रहा है। आप इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू b/h लिखा गया था, तो b/h ये जो है ना a/√a² प्लस b² के फॉर्म में आया है। अगर a इसको बोले हैं तो इस b के प्लेस पर अगर a लिखे हैं और इस p के प्लेस पर अगर b लिखे हैं तो h जो है ना इस रूप में आया है, तो इसी रूप में तो ये भी आ गया ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा क्या? इसी रूप में तो यहाँ पर भी हो जाएगा, √-3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही लिख दिए h, पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिए। ठीक है, इन सब बातों को बोलकर आपको क्या करना है, सबसे पहली बात इसको b मानना है, इसको p मानना है। दोनों जब b और p जब आपको पता चल गया तो b और p यहाँ पर लिखिए और h पता करिए। h जब पता कर लेंगे उस h से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इधर उधर पूरा छोड़ दीजिए। क्या बोले हैं कि ये जो है ना b हो जाएगा, ये जो है ना p हो जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है कि cos अल्फा है और y साइन अल्फा है। cos अल्फा b/h होता है तो पहले b होता है, और y साइन अल्फा में पहले p होता है, p/h होता है तो p होता है। तो अगर इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको जो है ना b मानिए, इसको जो है ना p मानिए, ऊपर वाला से नहीं उतना रिलेट करिए। ठीक है, अगर नहीं ऊपर वाला से क्लियर हो रहा है तो ये जो है ना b हो गया, ये जो है ना p हो गया। तो जब दोनों ये हो गया तो क्या मिलेगा आपको, h क्या मिलेगा, बस हम इतना ही बताएं ना। जब ये दोनों आपको मिल जाएगा तो h क्या मिलेगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो उससे जो है ना पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में जो भी है उन सबको डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर कर भी दिए हैं ना। अब छोड़िए, अब अपने अंदर जो क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है आगे देखिए ना। अभी देखिए यहाँ पर माइनस में 3x डिवाइडेड बाई 3 जा 9 होता है और 2 जा 4 होता है, 9 और 4 13 हो जाएगा, -2y, एंड इससे भी वही आएगा, 13 ही आएगा तो √13 हो गया, एंड इससे भी 13 ही आएगा तो यहाँ पर भी √13 हो गया। ठीक है, तीनों तो एक ही है ना, तो √13 ही ना आएगा। अब यहाँ से x को यहाँ लिख दिए, जो y है उसको यहाँ पर लिख दिए, और बाकी तो सब कुछ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं किया है। अब यहाँ से आप कंपेयर करके लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं ऊपर वाला के जैसा कि p का काम ये वाला कर रहा है, cos अल्फा का काम ये वाला कर रहा है, साइन अल्फा का काम ये वाला कर रहा है। याद कर लिए है ना, वो वाला फॉर्मूला वो याद कर लिए है ना। x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, वही देख लीजिए यहाँ पर। ये जो है ना p के प्लेस पर दिख रहा है 1/√3, क्या ये प्लस में है? हाँ बिल्कुल प्लस में है। ये क्या दिख रहा है, cos के प्लेस पर है तो cos अल्फा इज इक्वल टू वो ये वाला हो गया, ये वाला। और ये क्या दिख रहा है, साइन के प्लेस पर, तो साइन के प्लेस पर देखिए तो यहाँ पर लिखे हैं -2 डिवाइडेड बाई √3, -2 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ पर हो गया ना। देखिए तो -2 डिवाइडेड बाई √3। आई होप ये क्लियर होगा। बस अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो हम कुछ भी नहीं कहें। पहली बात आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्स्टेंट को राइट साइड भेजिए, राइट साइड भेजने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई, अगर प्लस में है तो करना ही नहीं है, सुन रहा है ना। अगर ये जो है ना प्लस में है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा। पर अगर माइनस में है तब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये प्लस में हो जाए, और जब प्लस में हो जाएगा तो b और p मानकर यहाँ पर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को जब डिवाइड कर देंगे तब तो उसके बाद क्या है, उसको तो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा हो जाएगा p cos अल्फा और साइन अल्फा। कंपेयर कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अच्छा बताइए ऐसे हम क्यों नहीं निकाले हैं, ऐसे सॉरी यहाँ पर जो लिखे हैं ऐसे हम क्यों नहीं निकाले हैं। डायरेक्ट भी तो ऐसे कर सकते हैं ना, पर ऐसे इसलिए नहीं निकाला गया जो कि अब ध्यान रहे कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो रहा है, सॉरी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, जबकि नेगेटिव में नहीं हो सकता है। इसीलिए डायरेक्ट हम कोई भी इक्वेशन होगा डायरेक्ट यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि इसको राइट साइड में भेज दिए और यहाँ पर बता देंगे, ऐसा नहीं करेंगे।
ठीक है, पहले राइट साइड में भेजिए, फिर उसके बाद देखिए कि ये प्लस में है या माइनस में, उसके अनुसार यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद डिवाइड करिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू अब समझते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो समझे हैं ना, इसको जनरल फॉर्म में चलिए लिखते हैं। ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो है ना c जो है ना वो ग्रेटर देन 0, मतलब c जो है ना 0 से बड़ा है, मतलब सीधी बात है कि c जो है ना पॉजिटिव में है। जब c पॉजिटिव में है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो है ना इक्वेशन है, उस क्वेश्चन में भी अभी जो आप देखे हैं उसमें भी तो एक इक्वेशन दिया गया था ना, तो इक्वेशन दिया गया था इसी टाइप से उसमें भी था, उसमें कांस्टेंट था, यहाँ पर भी कांस्टेंट था। इसको राइट साइड में भेजे तो ये माइनस में c हो गया। जब माइनस में c हो गया तो आपको क्या बताया गया, करिए ना, यहाँ पर सोचिए ना, क्या बताया गया था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये प्लस में हो जाए। कर दिए माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस में हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए a के प्लेस पर, सॉरी ये b के प्लेस पर दिख रहा है, ये a के प्लेस पर दिख रहा है, तो h क्या हो जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब ये वाला हो गया तो इसके आगे अब क्या सॉल्व करें, यहीं से अब आंसर बता देंगे, y इक्वल टू mx प्लस सॉरी वो वाला क्या था, कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा था, मतलब एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू में p, पता नहीं अभी बोल रहे हैं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, आप बस उसके जैसा देखिए कि p के प्लेस पर ये वाला दिख रहा है, बिल्कुल लिख दीजिए। ये जो है ना साइन के प्लेस पर दिख रहा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये जो है ना कॉस अल्फा के प्लेस पर दिख रहा है, बिल्कुल इसको लिख दीजिए। सॉरी उल्टा बोल दिए क्या, ये p के प्लेस पर दिख रहा है, ये जो है ना कॉस के प्लेस पर दिख रहा है, और ये जो है ना साइन के प्लेस पर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बस कंपेयर तो करना है, अगर कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा, बताइएगा।